भारत के उत्तराखंड में स्थित ये तीन बर्फीली पहाड़ों के बीच कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्हीं में से एक है रूपकुंड लेक, एक ऐसा तालाब जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। यहाँ आज भी सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ कंकाल पर आज भी स्किन और बाल की निशानी मिलती है। जब साइंटिस्ट ने इन स्केलेटन्स का डीएनए एनालिसिस किया तो उन्हें कुछ ऐसे राज पता चले जिन्होंने इस पूरे मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। और ये स्केलेटन्स करीब 800 सी से लेकर 1800 सी से यहाँ आए। इसका मतलब इस सब की मौत एंशिएंट ग्रीक के टाइम पे हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर ये सारे लोग यहाँ पहुंचे कैसे? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की एक साथ मौत हो गई? क्या इसके पीछे सच में किसी देवी का प्रकोप था जैसे कि लोकल मिथ मानते हैं, या फिर साइंस इस रहस्य की कोई और कहानी बताती है? रूपकुंड से जुड़े इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रूपकुंड की कहानी हिमालय के एक छोटे से ग्लेशियर लेक से शुरू होती है। उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 5020 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी लेक मौजूद है जिसे हम रूपकुंड के नाम से जानते हैं। ये लेक त्रिशूला और नंदाकुंती पीक के बीच एक आइसोलेटेड बेस में मौजूद है। लेक का डायमीटर सिर्फ 40 मीटर है और ज्यादा से ज्यादा डेप्थ लगभग 3 मीटर तक पहुंच जाता है। साल के 10 से 11 महीने ये लेक बर्फ से ढकी रहती है और सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए समर में जब आइस मेल्ट हो जाती है तब इसके अंदर का हिस्सा नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सदियों तक इस जमी हुई लेक के नीचे छुपी है? लोकल पहाड़ी कम्युनिटीज रूपकुंड के बारे में कई सदियों से जानती थी। उनके पास इस लेक को लेकर कई कहानियां और लोकगीत मौजूद थे। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में रूपकुंड का मेंशन 1898 में मिला था, जब एक ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर ने ग्लेशियस लेक का जिक्र किया। इसके बाद 1907 में ब्रिटिश माउंटेनर और डॉक्टर टीजी लॉन्गस्टफ एक्सप्लोरेशन के दौरान लेक के पास पहुंचे और उन्हें लेक के आसपास ह्यूमन बोन्स दिखे। सोचिए, हिमालय की इस सुनसान ऊंचाई पर इंसानी हड्डियां आई कहां से? उस वक्त किसी ने इस डिस्कवरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1925 में नंदा देवी राज जेट विलेज ग्राम के कुछ ट्रैवलर्स ने भी लेक के आसपास ह्यूमंस बोन देखे, लेकिन मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड ही रही। रूपकुंड दुनिया भर में फेमस हुए 1942 में। फैक्टिमा 1942 में हरि कृष्ण मधवाल नाम का एक फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग कर रहा था। तब उन्हें लेक के आसपास और पानी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स दिखे। 100 ऑफ स्केलेटन एक ही जगह पर। ये कोई नॉर्मल आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं थी। सीन इतना शॉकिंग था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ब्रिटिश अथॉरिटीज को पहले डाउट ये हुआ कि शायद ये जापानी सोल्जर की कोई सीक्रेट मिलिट्री यूनिट थी जो हिमालय क्रॉस करते वक्त मारी गई। लेकिन जब क्लोजर इंस्पेक्शन हुई तो कहानी कुछ और ही निकली। बोन्स के साथ लेदर स्लीपर्स, वुडन यूटिलिटीज, बैंगल्स और रिंग्स निकले। कोई मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स या वेपन्स नहीं मिले। इससे क्लियर हो गया कि स्केलेट वर्ल्ड वॉर 2 के नहीं थे। लेकिन फिर सवाल और बड़ा हो गया, अगर ये सोल्जर्स नहीं थे तो फिर ये लोग कौन थे? 1950 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पहली साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइज की। रिसर्चर्स जब साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई स्केलेटन्स लैंडस्लाइड्स और रॉकफॉल्स की वजह से डैमेज हो चुके थे। कुछ बॉडीज में स्किन, हेयर और सॉफ्ट टिश्यूज के ट्रेस अभी भी बचे हुए थे क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट ने उन्हें नेचुरली प्रिजर्व कर दिया था। कई स्केलेटन सैंपल देहरादून के म्यूजियम में स्टडी के लिए भेजे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, ये लोग कौन थे और इतनी ऊंचाई पर कैसे मारे गए? अगले कई डिकेड्स तक साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी प्रपोज करते थे। कुछ हिस्टोरिकन्स को लगा कि ये जनरल जवाहर सिंह के सोल्जर्स हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि मोहम्मद बिन तगले की हिमालय एक्सप्लोरर्स के लोग होंगे। कुछ रिसर्चर्स ने एपिडेमिक थ्योरी दी और कहा कि शायद किसी डिसीज ने पूरे ग्रुप को मार दिया। इन हर थ्योरी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, स्केलेटन्स में ह्यूमंस भी थी और कुछ जगहों पर चिल्ड्रंस के एविडेंस भी मिले और रेडियो कार्बन
डेटिंग के रिजल्ट किसी भी सिंगल हिस्टोरिकल इवेंट से मैच नहीं कर रहे थे। जैसे रिसर्च आगे बढ़ते गए, मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय और उलझती गई। इसी बीच लोकल माइथोलॉजी एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नंदा देवी सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एक देवी है। नंदा देवी राज जटपिले ग्राम हर 12 साल में होने वाली एक स्केर्ड जर्नी है जो लगभग 280 किलोमीटर लंबे होती है। लोक कथा के मुताबिक कानौज के राजा जसदवल और उनकी प्रेग्नेंट क्वीन रानी बलमामा एक बार नंदा देवी की यात्रा पर निकले। प्रेस्टीज ने वार्निंग दी कि स्केर्ड माउंटेन्स में म्यूजिक, डांसिंग और लग्जरी डिसिप्लिन मना है, लेकिन राजा ने वार्निंग इग्नोर कर दी। वो डांसर, म्यूजिशियन और पूरे रॉयल एनकाउंटर के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। और फिर कहानी के मुताबिक देवी नाराज हो गई। जब ये लोग रूपकुंड के पास पहुंचे तो आसमान से आयरन बॉल बरसी और पूरा ग्रुप मारा गया। सदियों तक इस कहानी को सिर्फ एक मिथ समझते थे। क्या हुआ अगर इसमें सच्चाई का कोई हिस्सा छुपा हो? 2019 तक रूपकुंड की मिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी आर्कोलॉजिकल मिस्ट्री में से एक बनी हुई थी। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे और CCMB हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एंशिएंट DNA स्क्वीजिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग और आइसोटोप एनालिसिस का यूज करके सबसे डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की और यहीं पर पूरी कहानी पलट गई। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि रूपकुंड के 60 स्केलेटन एक ही इवेंट में नहीं मरे थे। ये डिस्कवरी खुद में शॉकिंग थी। DNA एनालिसिस ने उन्हें 3 अलग जेनेटिक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप साउथ एशिया का था। इस ग्रुप में 23 इंडिविजुअल थे और रेडियो कार्बन डेटिंग से दिखाया कि ये लोग 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच के थे। लेकिन असली सरप्राइज यहाँ नहीं था। ये लोग एक ही इंसिडेंट में नहीं मरे थे। इनके डेट लगभग 300 साल के पीरियड में अलग अलग इवेंट में हुए थे। रूपकुंड एक सिंगल डिजास्टर साइट नहीं बल्कि मल्टी ट्रेजेडिक का विटनेस था। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। दूसरा ग्रुप 14 इंडिविजुअल का था जिनका DNA साउथ एशियन नहीं बल्कि जेनेटिक एनालिस्ट ने रिवील किया कि उनका DNA एंचेस्टर ईस्टर्न मेडिएटर रीजन, खासकर ग्रीक और क्रिएट से मैच करता था। ये लोग 7th सेंचुरी से नहीं बल्कि 1800 CE के आसपास के थे। यानी साउथ एशियन पिलग्राम और ईस्टर्न मेडिएटर ट्रैवलर्स के बीच लगभग 1000 साल का गैप था। अब जरा सोचो, 1800 के पास ग्रीस और क्रिएट से आए लोग हिमालय के इतने रिमोट एरियाज में रहे थे। रिसर्चर्स को समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन थे और सबसे हैरान की बात यह है कि आज तक इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। तीसरा ग्रुप और भी अनयूजुअल था। इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल था जिसका DNA साउथ एशिया के मॉडर्न मलयालम और वियतनाम पॉपुलेशन के सबसे करीब था। ये इंडिविजुअल भी मेडिएटर ग्रुप के सेम पीरियड का था और लगता है कि वो ही इवेंट में मारा था। इस डिस्कवरी ने इंडो ग्रेप थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। अब तक साइंटिस्ट को पता चल गया था कि ये लोग कौन थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी वही था, ये लोग मारे कैसे गए। फॉरेंसिक एनालिसिस ने एक बहुत अनयूजुअल पैटर्न रिवील किया। स्केलेटन्स के स्कल और शोल्डर पर सेवरल ब्लड ट्रॉमा मिले, लेकिन उन्हें लेग्स और लोअर बॉडी पर ऑलमोस्ट कोई इंजरी नहीं थी। ये पैटर्न रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर रहा। अगर ये लैंडस्केप होती है तो फिर पूरी बॉडी डैमेज होती, अगर बैटल होती तो वेपन्स की निशान मिलती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रैक्चर्स कंप्रेस्ड और डिप्रेस्ड नेचर के थे, जिससे कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर से गिरा हो। बोन्स में हीलिंग का सिग्नल नहीं था, मतलब इंजर्ड डेट के वक्त ही हुई थी। और फिर साइंटिस्ट एक शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचे। एविडेंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, एक्सट्रीमली लार्ज हेलस्टोन्स। साइंटिफिक एस्टिमेट्स के मुताबिक हेलस्टोन्स लगभग 23 सेंटीमीटर यानी क्रिकेट बॉल की साइज की हो सकती थी। सोचिए, 5000 मीटर की ऊंचाई पर खुले बेस में खड़े लोगों पर अगर क्रिकेट बॉल जितने बर्फ के गोले आसमान से गिरने लगे तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये हेलस्टोन्स डायरेक्ट स्कल्स और शोल्डर पर लगकर फटल इंजरी क्रिएट कर सकते और यहीं पर साइंस और माइथोलॉजी एक दूसरे से टकरा गई। सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि लोकल मिथ में जो आयरन बॉल फ्रॉम स्काई का डिस्क्रिप्शन था वो मॉडर्न फॉरेंसिक्स एविडेंस से सरप्राइजिंगली मैच करता नजर आया। एंशिएंट विलेजर्स ऑब्वियसली हिलस्टोन्स को साइंटिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने देवी का गुस्सा और आयरन बॉल्स की कहानी के रूप में प्रिजर्व कर दिया। आज रूपकुंड सिर्फ आर्कोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि एक साइंस और फोल्कलोर के बीच एक रेयर इंटरेक्शन माना जाता है।